वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे सीरिया देश के वाकया, उसको पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं सीरिया देश की कहानी, क्या हुआ था सीरिया देश में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि भाई इस्लाम के मुताबिक कयामत से पहले जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा वो कौन से देश में होगा, मतलब हजरत ईसा को आसमान से कौन से मुल्क में उतारा जाएगा, या फिर मैं ये सवाल करूं कि भाई उस देश का नाम बताइए कि जो कयामत से पहले हमारी इस दुनिया में एक अहम किरदार अदा करेगा, मतलब जो भी कयामत से जुड़ी हुई छोटी बड़ी निशानियां होंगी या फिर अलग अलग इवेंट्स होंगे उसमें इस देश का एक अहम रोल होगा। या फिर मैं ये पूछूं कि भाई एक ऐसे देश के बारे में बताइए कि जिसके बारे में इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनगिनत पेशनगोइयां मतलब के भविष्यवाणियां की हैं। तो दोस्तों, मेरे इन सारे ही सवालों का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है, और वो जवाब है मुल्क शाम यानी कि आज का सीरिया देश। वैसे तो दोस्तों, दिलचस्प बात ये भी है कि जिस तरह से सीरिया का फ्यूचर मतलब कि मुस्तकबिल काफी अहम और असरदार होने वाला है, बिल्कुल वैसे ही इस देश का इतिहास भी काफी असरदार, अहम और सुनहरा रहा है। मगर न जाने क्यों इस देश के प्रेजेंट पर किसी की नजर लग गई है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी दौर में अमीरी, खूबसूरती और ताकत की अलामत समझा जाने वाला ये सीरिया आज के दौर में सिर्फ और सिर्फ मलबे के ढेर में बदल चुका है। हालात इतने ज़्यादा बुरे हैं कि अगर मैं ये कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा कि सीरिया आज के दौर में दुनिया का सबसे बदनसीब देश है, और इसमें रहने वाले लोग दुनिया के सबसे ज़्यादा मजलूम लोग हैं। सीरिया के हालात कैसे हैं, वहाँ का मंजर कैसा है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज के दौर में सीरिया को पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब कहीं पर कोई आपदा आती है, कहीं पर कोई जंग छिड़ती है, मतलब कुछ भी बुरा होता है जिसकी वजह से किसी इलाके में बर्बादी हो जाती है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल सीरिया की तरह हो गया है। पिछले चंद सालों के अंदर ही सीरिया में लगभग 5 से 6 लाख लोगों की जान जा चुकी है। लाखों की तादाद में लोग भूखे हैं और 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं, मतलब बाहर से मदद आती है तब उनके पेट में खाना पहुंच पाता है। सीरिया की आधी से ज्यादा आबादी तो बेघर हो चुकी है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर सीरिया में ये सब कुछ हुआ क्या है? आखिर चंद सालों के अंदर सीरिया कैसे बर्बाद हुआ, किसने बर्बाद किया और क्यों बर्बाद किया? तो चलिए आज की इस वीडियो में अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही नजर डालते हैं सीरिया देश के पिछले कई सालों के, या ये कहिए कि सैकड़ों और हजारों साल के इतिहास पर। आरएच नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए ये बात जान लेना भी जरूरी है कि आज के दौर में हम लोग मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देशों के जो नक्शे देखते हैं वो दरअसल कोई ज्यादा पुराने नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 60, 70 या फिर हद में हद 100 साल पुराने हैं। और ये सिर्फ वही नक्शे हैं कि जिनको ब्रिटिश एम्पायर या फिर फ्रांस ने बनाया था। यही वजह है कि आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर ऐतिहासिक किताबों में और स्पेशली मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में जब भी मुल्क शाम यानी कि सीरिया की बात की जाती है तो उसका मतलब और उससे मुराद सिर्फ वही एरिया नहीं होता है कि जो आज के दौर में सीरिया कहलाता है, बल्कि उस सारे एरिया के बारे में बात की जा रही होती है कि जो आज के दौर में लेबनान कहलाता है, फिलिस्तीन कहलाता है, और तो और जॉर्डन भी कहलाता है, क्योंकि किसी दौर में इस सारे ही इलाके को मुल्क शाम कहा जाता था। सबसे पहले अगर बात करें इस्लाम के पर्सपेक्टिव से, तो कयामत की बहुत सारी निशानियां इस देश के साथ जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी इसी देश के मशहूर शहर दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार पर होगा। हजरत इमाम मेहदी भी मदीने से इसी इलाके की तरफ हिजरत करेंगे और जहां पर पहुंचकर वो मुसलमानों की लीडरशिप भी संभालेंगे। याजूज माजूज और दज्जाल जैसी जो भयानक और खतरनाक ताकतें होंगी वो भी इसी इलाके में आकर ही दम तोड़ेंगी। ये इलाका इस्लाम के नज़रिए से कितना ज़्यादा अहम है, इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इस इलाके के लिए दुआ की थी, बल्कि एक बार तो अपने सहाबा से ये भी फरमाया था कि अगर अहले शाम में फसाद बर्पा हो जाए तो फिर तुम में कोई खैर नहीं है।
یہی وجہ ہے کہ آج کے بہت سارے مسلم اسکالرز مڈل ایسٹ میں یہ جتنا بھی فساد چل رہا ہے اور مسلم دنیا یہ جو اپنا برا دور دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ سیریا میں ہونے والا فساد بھی بتاتے ہیں۔ فی الحال دوستو، مڈل ایسٹ کے زیادہ تر علاقوں کی طرح کسی دور میں یہ پورا علاقہ سائرس دی گریٹ کے پرشین امپائر کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ پھر الیگزینڈر دی گریٹ کا دور آیا، اس نے اس علاقے کو فتح کیا۔ اس کے بعد رومنس کا دور آیا اور رومنس نے بھی اس علاقے پر لمبے وقت تک راج کیا۔ اور پھر دور آ چکا تھا مسلمانوں کا، جب مسلمانوں نے 634 عیسوی سے لے کر 638 عیسوی کے بیچ میں اس پورے علاقے میں اپنی کیمپین شروع کی۔ مسلم اتہاس کے سب سے مشہور کمانڈر یعنی کہ حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں فائنلی مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ خلافت راشدہ کے بعد جب سلطنتوں کا دور شروع ہوا تو مسلمانوں کی پہلی ہی سلطنت یعنی کہ سلطنت بنو امیہ نے اسی علاقے کے شہر کے جس کو دمشق کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو اپنی راجدھانی بنایا۔ حالانکہ بنو امیہ کے بعد جب دوسری سلطنت آئی یعنی کہ سلطنت بنو عباس تو انہوں نے اپنی راجدھانی دمشق کی بجائے بغداد کو بنایا۔ ملک شام کا یہ پورا علاقہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ ہونے والی ان جنگوں کا بھی میدان بنا کہ جن کو آج کے دور میں ہم لوگ کروسیڈ وار یا پھر صلیبی جنگوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر منگولوں کا دور آیا۔ منگولوں نے 1240 سے 1250 کے دور میں اس پورے علاقے پر بار بار حملے کیے، مگر ان لوگوں کو کوئی خاص کامیابی نہیں مل پائی، اور نہ ملنے کی وجہ تھی مملوک سلطنت کے جو اس دور میں اس پورے علاقے کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اگلی کچھ صدیوں تک مملوکوں نے ہی اس علاقے پر راج کیا، مگر پھر 1516 کے وقت میں سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف اس علاقے پر بلکہ پوری ہی مملوک سلطنت پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، اور پھر 1516 سے لے کر فرسٹ ورلڈ وار تک اس علاقے پر سلطنت عثمانیہ کا ہی راج قائم رہا۔ حالانکہ ایک بار اس علاقے میں بغاوت بھی ہوئی تھی، مگر اس کو عثمانیوں کی طرف سے کچل دیا گیا تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں جب سلطنت عثمانیہ کی ہار ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تو برٹش امپائر اور فرانس نے سلطنت عثمانیہ کے سارے علاقوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ آج کے دور میں جس پورے علاقے کو ہم لوگ سیریا بولتے ہیں یہ سب فرانس کے حصے میں آیا۔ اس کے بعد وقت پر سیریا کے اندر سے ایسی طاقتیں بھی اٹھنا شروع ہو گئیں کہ جنہوں نے فرانس سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر زیادہ کچھ ہو نہ سکا۔ 1936 آتے تو فرانس نے پریشان ہو کر آزادی پر بات چیت کرنا بھی شروع کر دی، مگر دوستو یہ ساری آزادی وغیرہ صرف نام کی ہی تھی۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا دور آتے تو ایک بار پھر سے فرانس کا پوری طریقے سے اس علاقے پر کنٹرول ہو گیا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور سیریا کے لوگ دنیا کے باقی علاقوں کی طرح ہر حال میں آزادی ہی چاہتے تھے۔ اسی لیے فائنلی 1946 میں سیریا کو آزادی حاصل ہوئی۔ آزادی تو مل گئی مگر یہ دیش کبھی اسٹیبل نہ ہو سکا اگلے کئی سالوں تک، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے کئی دشکوں تک راجنیتک طور پر یہ اتھل پتھل کا شکار رہا۔ ایک کے بعد ایک ملٹری کو ہو جاتے تھے، یعنی فوج بغاوت کر کے حکومت کا تختہ پلٹ کر دیا کرتی تھی، اور اتنی بار کو ہوا کہ شاید اس پورے ایریے میں یا یہ کہیے کہ دنیا کے بہت کم ہی دیشوں میں اتنے زیادہ ملٹری کو دیکھنے کو ملے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ صرف ایک سال کے اندر ہی ملٹری کی طرف سے 3-4 بار تختہ پلٹ کر دیا گیا۔ فی الحال 1948 میں جب اسرائیل نے اپنے بننے کا اعلان کیا تو آس پاس کے باقی عرب دیشوں کی طرح سیریا نے بھی اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور ظاہر ہے اس جنگ میں تو عرب دیشوں کو ناکامیابی ملی تھی، تو یہ چیز بھی سیریا کے اندر اتھل پتھل کی ایک بڑی وجہ بنی تھی۔ ویسے دوستو اگر اتہاس پر نظر ڈالی جائے تو اسرائیل کے ساتھ عرب دیشوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں لگ بھگ ان ساری ہی جنگوں میں نہ صرف سیریا بھی شامل رہا بلکہ سب سے آگے رہا، اب وہ چاہے 48 کی ہو، 67 کی ہو یا پھر 73 وغیرہ کی ہو۔ فی الحال ایک لمبی اتھل پتھل کے بعد آخرکار سن 1971 میں سیریا کی باغڈور حافظ الاسد کے پاس آئی۔ ویسے تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایک ملٹری سے ہی تھا اور ان کو بھی یہ حکومت ایک ملٹری کو یعنی کہ تختہ پلٹ کے ذریعے سے ملی تھی، مگر ہاں ان کا یہ تختہ پلٹ باقی سے الگ تھا کیونکہ اس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہی سیریا کی باغڈور کو اگلے لگ بھگ 30 سال تک مطلب اپنی موت تک سنبھالے رکھا تھا، اور فائنلی سن 2000 میں ان کی موت ہو گئی تھی۔ حافظ الاسد کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بڑا بیٹا سیریا کی گدی کو سنبھالے، مگر 1994 میں ایک خطرناک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس بڑے بیٹے کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے اب ان کا ایک دوسرا بیٹا کہ جو پالیٹکس میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رکھا کرتا تھا اور لندن میں میڈیکل کی پڑھائی کیا کرتا تھا، اس کو فوراً سیریا واپس بلایا گیا، اور جب 2000 میں حافظ الاسد کی وفات ہوئی تو اس بیٹے کو ہی سیریا کی گدی پر بیٹھایا گیا۔
अब क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई की थी तो इसीलिए सीरिया के आम लोगों ने उस बेटे का नाम हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर रख दिया, मतलब उसको डॉक्टर के नाम से ही जाना जाने लगा। और जानते हैं कि हाफिज अल असद का वो बेटा कौन है? तो वो बेटा कोई और नहीं बल्कि वही है कि जो आज तक सीरिया की बागडोर को संभाले हुए है और जिसको हम सब लोग बशर अल असद के नाम से जानते हैं। वैसे तो सन 2000 के बाद दुनिया के बाकी बहुत सारे देशों की तरह सीरिया की राजनीति में भी या फिर सीरिया के आम लोगों की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आते रहे, मगर असली कहानी का आगाज हुआ सन 2011 से। 2011 में हुआ ये कि अफ्रीका का एक देश कि जिसको हम लोग ट्यूनीशिया के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वहाँ की हुकूमत के खिलाफ आम लोगों का एक पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ। ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था कि जो तेज होता चला गया और नतीजे में वहाँ की हुकूमत तक को उखाड़ फेंका। वेस्टर्न मीडिया ने इस पूरे मामले को अरब स्प्रिंग का नाम दिया, न सिर्फ नाम दिया बल्कि इसको खूब बड़ा चढ़ा कर दिखाया और इस तरह से प्रेजेंट किया कि मानो ये एक क्रांति है, ये एक रेवोल्यूशन है कि जो पूरे अरब वर्ल्ड में फैलेगा और पूरे अरब वर्ल्ड के लोग अब बदलाव चाहते हैं, यानी अपनी पुरानी हुकूमतों को पलटना चाहते हैं। वेस्टर्न मीडिया अपनी इस चीज में कामयाब भी हुआ क्योंकि ट्यूनीशिया के बाद इसका सीधा सा असर इजिप्ट में दिखाई दिया। वहाँ पर भी आम लोगों ने अपनी पुरानी हुकूमत को उखाड़ फेंका और उसके बाद इसकी आग लीबिया तक पहुंची। लीबिया में भी पिछले कई दशकों से चला आ रहा मुअम्मर गद्दाफी का राज खत्म हो गया। जाहिर है जब इन सारे देशों में बारी बारी से ये सब कुछ हो रहा था तो इन सारी चीजों की खबरें और इन सारी चीजों की तस्वीरें सीरिया भी पहुंच रही थीं। तो जाहिर है सीरिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग कि जो एक लंबे वक्त से राज करने वाली इस फैमिली को पसंद नहीं किया करते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और शुरुआत हुई दीवार पर लिखे गए उस सेंटेंस से कि जो उस दौर में एक स्कूल के बच्चे ने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि ए डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है। जैसा कि आपको याद होगा मैंने शुरू में ही बताया था कि सीरिया के अंदर डॉक्टर बशर अल असद को ही कहा जाता है। हुकूमत जो पहले से ही बाकी अरब देशों में होने वाले तख्ता पलट से अच्छी तरह से वाकिफ थी, उसने इस पूरे मैटर को सीरियसली लिया और अपने विरोधियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लेकिन असद हुकूमत ने जैसे जैसे इन प्रोटेस्ट और इन विरोध को दबाने की कोशिश की और लोगों पर जुल्म सितम किया या उनको दूसरी तरीके से धमकाया, वैसे वैसे अब हालात और भी ज्यादा खराब होते चले गए। वो प्रोटेस्ट के जो एक छोटे से इलाके से शुरू हुए थे, अब वो दमिश्क और इस तरह के बाकी जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उन सब में भी फैल चुके थे। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि असद गवर्नमेंट ने अपना वजूद बचाने के लिए सेना ही उतार दी। सेना उतारने का सीधा सा मतलब था कि आम लोगों पर जुल्म सितम करना और अगर जरूरत पड़े तो उनको खत्म भी कर देना। इसीलिए जब आम लोग सड़कों पर आए तो अब उनका सीधा मुकाबला एडवांस हथियारों और टैंक वगैरह से होने लगा। जब बेशुमार आम लोगों की मौत होने लगी तो अब सेना के ही एक गुट ने सेना से ही बगावत कर डाली, यानी उन्होंने अब अपना एक अलग ग्रुप बना लिया और उन लोगों के साथ मिल गए कि जो असद हुकूमत का विरोध कर रहे थे। और इन लोगों ने अपना नाम रखा FSA, मतलब कि फ्री सीरियन आर्मी। और इस तरह से अब दोनों ही ग्रुप हथियारों के साथ एक दूसरे के आमने सामने आ गए और सीरिया के अंदर आगाज हुआ एक सिविल वॉर का। और हद तो तब हो गई कि जब बाहरी ताकतों मतलब कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने SFA मतलब सीरियन फ्री आर्मी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन लोगों को एडवांस हथियार दिए और फौरन ट्रेनिंग वगैरह भी देना शुरू कर दी, क्योंकि जाहिर है ये सारे देश तो एक लंबे वक्त से ही असद गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते थे और अब उनको वो मौका मिल चुका था। यूरोपियन ताकतों ने जब असद के विरोधियों का साथ देना शुरू किया तो अब इसमें ईरान की भी एंट्री हुई और उसने पैसे और हथियारों से असद गवर्नमेंट की भरपूर मदद की। और तो और लेबनान में मौजूद जो ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है मतलब हिजबुल्लाह, उसने तो अपने लड़ाके भी उतार दिए। और इस तरह से अब सीरिया का ये पूरा एरिया हमारी दुनिया की एक खतरनाक जंग का मैदान बन गया। एक ऐसा मैदान कि जिसमें चाहे कोई भी ग्रुप किसी भी ग्रुप पर बढ़त बनाए, चाहे कोई भी किसी पर बाजी मारे, मगर सबसे ज्यादा इस जंग में अगर कोई पिस रहा था तो वो थी बेगुनाह और आम सीरिया की जनता। दोस्तों पूरा सीरिया जब सिविल वॉर की चपेट में आया और वहाँ पर हालात काफी अनस्टेबल हो गए तो इसका फायदा एक और ताकत ने उठाया। वो ताकत थी ISIS की, जो पहले तो इराक में मौजूद था मगर सीरिया के जब बुरे हालात देखे तो मौका पाकर वहाँ पर भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अमेरिका जो इराक में इसी ग्रुप से लड़ने के लिए आया था वो भी इसका पीछा करते करते सीरिया में भी पहुंचा। हालांकि सीरिया में उसने अटैक वगैरह किसी और पर नहीं किए बल्कि सिर्फ इसी ग्रुप को ही टारगेट किया। इसके बाद सीरिया की इस जंग में एक और ग्रुप की एंट्री हुई। ये दरअसल कुर्दों का वो ग्रुप था कि जो पहले तो ISIS से अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा था और बाद में तुर्की से लड़ने लगा।
तुर्की से लड़ने की वजह ये है कि क्योंकि तुर्की कुर्दों के इस ग्रुप को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और उसके मुताबिक ये अपना कुर्दिस्तान बनाने के लिए तुर्की को तोड़ना चाहते हैं। उसके मुताबिक ये सभी आतंकवादी हैं, जिसकी वजह से वो सीरिया के अंदर घुसकर वक्त वक्त पर एयर स्ट्राइक्स वगैरह भी करता रहता है। साल सन 2023 में भी, इवन अभी जब फिलिस्तीन और इजराइल की जंग चल रही है, इसके दौरान भी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि सीरिया के अंदर घुसकर टर्की ने एयर स्ट्राइक्स वगैरह की हैं। तो जब भी इस तरह की न्यूज आती है तो वो दरअसल कुर्द लोगों के इन्हीं ग्रुप पर एयर स्ट्राइक करता है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इस जंग में बशर अल असद की जो पार्टी थी वो काफी पिछड़ना शुरू हुई, तो उसकी मदद के लिए एक और नई ताकत ने इस जंग में एंट्री मार दी। हम कह सकते हैं कि इस एंट्री से ही इस जंग का पासा पलट गया, क्योंकि ये ताकत थी रशिया कि जिसने भरपूर तरीके से बशर अल असद का साथ दिया और बशर अल असद की गवर्नमेंट की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाली। आज के दौर में अगर सीरिया के अंदर बशर अल असद की हुकूमत बाकी है तो उसकी सबसे बड़ी वजह रशिया ही है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि रशिया की वजह से बशर अल असद की पार्टी ये वॉर जीत भी चुकी है। वो इसलिए क्योंकि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ऑलरेडी बशर अल असद की जो आर्मी है वो सीरिया के ज्यादातर हिस्से पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर चुकी है और जो मेन विरोधी ग्रुप था वो लगभग खत्म ही हो चुका है, जबकि बाकी बचे हुए कुछ हिस्से पर कुर्दों का राज है और टर्की भी अपने बॉर्डर की तरफ से सीरिया में कुछ हद तक घुस चुका है। मतलब उसने एक पट्टी की तरह बफर जोन बना रखा है ताकि इन कुर्दों से निपटा जा सके। सालों चली ये जंग अभी तक खत्म हुई हो या न हुई हो, इस जंग को चाहे कोई भी जीता हो कोई भी हारा हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि इस जंग ने सीरिया को बर्बाद कर दिया। सीरिया का ऐसा हाल कर दिया कि ये हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया में तबाही और बर्बादी की मिसाल बन गया। इस जंग में सीरिया ने क्या खोया, अगर 2021 की ही एक रिपोर्ट की बात कर लूं तो लगभग 6 लाख के करीब लोगों की जान चली गई, जबकि 93 लाख लोगों के खाने का कोई ठिकाना नहीं। 45 लाख तो बच्चे ऐसे हैं कि जिनको कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था। इसके अलावा सीरिया की करेंसी अपने सबसे निचले स्तर पर चली गई। 90 लाख के करीब लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 55 लाख के करीब लोग ऐसे हैं कि जो आसपास के देशों में चले गए और वहां एक शरणार्थी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि 60 लाख के करीब लोग ऐसे हैं कि जो शरणार्थी की जिंदगी सीरिया में ही गुजार रहे हैं। मतलब उनको अपना पुश्तैनी घर बार छोड़कर, या ये कहिए कि उनका घर बार बर्बाद हो गया, अब टेंट वगैरह में या दूसरी जगहों पर रहना पड़ा। इसके अलावा यूएन की एक रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए थे कि लाशों को गिनना भी मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, कितना अच्छा वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो जो सीरिया देश है उसकी बाकिया है, कैसे मतलब वहाँ के लोग कितने बेघर हो गए हैं, कैसे मतलब लड़ाई में हर एक देश के जो थे वो सब उस पर मतलब कुछ न कुछ करना चाहा तो लोग कर दिए। तो कैसे सीरिया जो है कितना कमज़ोर हो गया है। वहाँ को जिसका अपना घर था, पुश्तैनी घर था, जिसका मतलब ज़मीन था, वो सब छोड़ छाड़ के इधर उधर चले गए, भटक रहे हैं बेचारे। कितने वहाँ को लोग बिल्कुल गरीब हो गए हैं, बिल्कुल नीचे आ गए हैं, कितने मर गए हैं, कितने जो भी जिंदा हैं तो बेघर हैं, उनको खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। तो एक मतलब सीरिया के बाकिया है कि वहाँ के लोग कैसे कौन सा ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सच में इंसान कहीं भी जाता है तो अपना घर असियाना बनाता है। आप कोई मतलब हालत ऐसी आती है, लड़ाई होती है तो उसमें हर कोई ख़त्म हो जाता है, उनके नामो निशान मिट जाता है। तो कितना अजीब सा लगता है। इंसान इतना पूरे जीवन कमाता है, अपना घर घोंसला बनाता है, लड़ाई जब होती है तो सब तबाह हो जाती है, इधर उधर इंसान रहने के मजबूर हो जाता है। तो इस सीरिया का वाक़या है, सीरिया की कहानी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा तो आप लोग को भी समझ में आ ही जाएगा। अब बहुत लंबी है तो मैं कितना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।